निवेदन करूंगा कि प्रेस के साथियों से संवाद वार्ता शुरू करें। धन्यवाद मित्रों। तय समय से कुछ विलंब से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाने के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ उन्होंने प्रतीक्षा की और मीठा सा उलाना भी दिया, उसके लिए भी आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, लगभग 100 दिन पहले राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से एक बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला। चुनाव के समय में जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से 100 दिन में उनमें से अधिकांश वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषित किया था कि हम प्रदेश को इस माफिया राज और गुंडागर्दी से मुक्त करा करके भयमुक्त वातावरण देंगे। जिस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में ऐसे अराजक असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए की गई, उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है। अलग अलग तरह के माफियाज पर जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसके कारण से ऐसी चलने वाली सारी अवैध गतिविधियों पर रोक लग सकी है। पेपर लीक जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने यह बात कही थी अपने भाषणों के दौरान, प्रेस से बात करते हुए, कि जनता जब हमें अवसर देगी, हम पेपर लीक पर केवल प्रभावी कार्रवाई ही नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए, अपितु जिन लोगों ने ये पाप किया है उनके षड्यंत्र पूर्वक कारनामों को जनता के सामने लाने का काम भी करेंगे। आप सबने देखा, एसआईटी का गठन हुआ और उस गठन के बाद में जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई हुई है, और मैं ये मानता हूं कि अभी तो शायद एक कदम ही हम आगे चल पाए हैं, अभी कुछ और कदम आगे चलेंगे और इससे भी आगे बढ़ करके इस जो है कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम आप सबको देखने को मिलेंगे। पिछले 3 महीने के कालखंड में जितनी परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं में किसी भी तरह का पेपर लीक होने का इस ऐसा काला दाग या लांछन का टीका भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार भजनलाल जी की सरकार पर नहीं लग सका। हमने किसानों से वादा किया था कि जो किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मिलता है, उसको हम जो है अपनी तरफ से उसमें वृद्धि करेंगे। राज्य सरकार ने उसमें चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने का संकल्प दोहराते हुए 6,000 रुपए की उस किस्त को 8,000 रुपए करना ऐसा घोषित कर दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। सिलेंडर की प्राइस कम करने का हमने वादा किया था, 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही उसके ऊपर पैसा कम किया था और प्रदेश की सरकार ने निर्णय करके वित्तीय भार अपने कंधों पर उठाते हुए प्रदेश की सरकार ने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन होल्डर्स को मिल सके, इसको सुनिश्चित किया। चुनाव के मैदान में जब हम थे तब हमने वादा किया था और हमने बार बार चीख करके ये बात कही थी कि राजस्थान में देश का सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल बिकता है। और आप सब पत्रकार मित्रों ने भी उस समय इस विषय को बहुत प्रमुखता के साथ में छापा था, अपने टीवी चैनल्स पर, अपने मीडिया चैनल्स पर, अपने वेब चैनल्स पर दिखाया था कि गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। कल सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार ने 2% वैट डीजल और पेट्रोल पर कम करने की घोषणा ऐसी की है और वो आज सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई। ये 2% कम करने से लगभग 1.5 से 1.5 रुपए के आसपास, 1.60 रुपए के आसपास सब जगहों पर
डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। लेकिन एक विषय हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का था, जो सीमा हमारी पंजाब के साथ में लगती है, गंगानगर में, जहां देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता था, ऐसा कहते थे। जो सीमा हमारी हनुमानगढ़ में पंजाब से लगती है, हरियाणा से बहुत लंबा बॉर्डर हमारा चूरू से लेकर के झुंझुनू तक, और न जो है इधर अलवर तक, जो पूरा बॉर्डर हमारा हरियाणा के साथ में, गुजरात के साथ में हमारा जो है बॉर्डर जालोर, सिरोही दोनों, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब जिलों में। क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में, चाहे हरियाणा है, पंजाब है या गुजरात है, सभी जगह डीजल और पेट्रोल की के ऊपर वैट में राजस्थान की तुलना में बड़ी कमी होने के चलते हुए इस सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरियाज के पेट्रोल पंप आउटलेट्स पिछले वर्षों से बंद पड़े थे। कई सालों से उन पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 5-6-7 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल कम भाव में अगर बॉर्डर के उस पार मिलता है तो लोग उधर जाकर के भरा करके वापस अपना काम चला लेते थे। इससे सरकार को दोहरा नुकसान हो रहा था। एक तरफ राजस्थान के लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा था, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा था, और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी दूसरे प्रदेश में हो रहा था। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की दूरियां अधिक होने के कारण से ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर डीजल और पेट्रोल्स का डिपो से बहुत ज्यादा होने के चलते हुए भी वहां प्राइसेस जो है वो सर्वाधिक थी। एक तरफ भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने निर्णय करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सब्सिडाइज करने का निर्णय किया। वहीं दूसरी तरफ जो नॉशनल लॉस होता है डीजल और पेट्रोल में, अगर हम वैट कम करते हैं और तुलनात्मक रूप से दूसरे प्रदेशों के का कम करते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए क्रॉस सब्सिडी देने का निर्णय हुआ। और उसके चलते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के जो पेट्रोल पंप्स में जहां जिस तरह के टैक्स पैरिटी जो है इम्पैरिटी थी, फर्क था दो प्रदेशों के बीच में, उसको ब्रिज आउट करने के लिए 4 रुपए से लेकर के 5 रुपए 40 पैसे तक का पेट्रोल और डीजल में क्रॉस सब्सिडाइज करके और कीमत कम करने की घोषणा हुई है, जो भी आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई। और मैं ये मानता हूं कि इसके चलते हुए एक तरफ राजस्थान सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप्स हजारों की संख्या में बंद हो गए थे, उन लोगों का रोजगार वापस लौटेगा। उन पेट्रोल पंप पर आश्रित लोगों के घर में वापस ठीक से चूल्हा जल सकेगा। और दूसरी तरफ राजस्थान में जो डीजल और पेट्रोल की कालाबाजारी का एक माफिया काम कर रहा था, इस माफिया पर भी हम उसके चलते हुए अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। इसी के अनुक्रम में कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके डीए में 4% की बढ़ोतरी पिछले दिनों कैबिनेट में डिसीजन करके की थी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं राजस्थान प्रदेश के 12,40,000 सरकारी कर्मचारियों की ओर से कि उसी पदानुक्रम में राजस्थान की सरकार ने भी 4% डीए को बढ़ा करके प्रदेश के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। ये जो बढ़ी हुई उनको डीए की राशि है, ये 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। मार्च का जो करंट मंथ है, इसकी सैलरी में साथ जुड़ करके आएगा, और जो सैलरीज पहले मिल चुकी हैं दोनों, वो उनके ईपीएफ और ग्रेच्युटी के अकाउंट्स में सरकार जमा करा देगी, ताकि कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। इसी के क्रम में एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान की सरकार ने किया। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जो एक समय में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट था, हमारे पास हमारी मांग से ज्यादा आपूर्ति बिजली की जो है उत्पादन करने की क्षमता थी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने जिस तरह से काम किया, स्ट्रक्चर्स को रीऑगमेंट किए बिना आनन फानन में कृषि कनेक्शन दिए, और उनके चलते हुए गुणवत्तापूर्वक बिजली मिलना भी मुश्किल हुआ। मैं कल दिन भर लोहावट क्षेत्र में प्रवास कर रहा था। एक समय था जब यह कहा जाता था कि राजस्थान में अगर सबसे बेहतर कहीं बिजली तंत्र है तो वो लोहावट में है, लेकिन अभी वहां के किसान भी त्राही कर रहे हैं कि वहां बिजली नहीं मिल पा रही थी। गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिलती, प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलते, मोटर्स जल जाती है।
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में 3,325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं और लगभग 28,500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे जहां एक तरफ राजस्थान में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आगामी वर्षों में होगा और उसके साथ साथ में राजस्थान में जो एमओयूज किए गए हैं उनके कारण से जो बिजली उत्पादन होगा उससे राजस्थान एक बार फिर एनर्जी सरप्लस स्टेट हो जाएगा। हम अपने यहाँ जो अनुकूलता हमारे यहाँ सूरज की रोशनी के चलते हुए है, जमीन की उपलब्धता के चलते हुए, उस अनुकूलता के आधार पर हम बिजली का उत्पादन करके राजस्थान की रेवेन्यूज को बढ़ा पाएंगे। एक निर्णय कल माननीय सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर आदरणीय गडकरी जी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की 31 सीआरएफ सड़कों को स्वीकृति प्रदान करके जो हमारी स्टेट रोड्स हैं उनको अपग्रेड करने का भी निर्णय किया है। इस तरह से एक सरकार जो बनने के साथ ही अपने संकल्प पत्र को अपने लिए गीता के रूप में स्वीकार करते हुए, अपने के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हुए उस दिशा में तेज गति से काम करते हुए आगे बढ़ रही है। मुझे आप सबके साथ में साझा करते हुए प्रसन्नता है कि जोधपुर की एक बहुत बड़ी समस्या कि जोधपुर में लगभग 250 MLD मीन्स 25 करोड़ लीटर पानी रोज डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू पाइपलाइंस और घरों में आपके और मेरे सबके घर में, और उपयोग के बाद में जो सीवर लाइन का नेटवर्क बना हुआ है उससे लगभग 20 करोड़ 21 करोड़ लीटर पानी जो है वो हमारे जल शोधन यंत्रों में जाता है। वहां से शोधन होकर के आइडियली उसको जो है नदी में जाना चाहिए, लेकिन जोधपुर शहर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी केवल 110 MLD यानी 11 करोड़ लीटर की है और वो भी ठीक से प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे। उसके चलते हुए आज ये 31 किलोमीटर लंबाई की नदी जोजरी जो है ये किसानों के लिए और आसपास पे इसके किनारे पर इस पर डिपेंडेंट 16 लाख लोगों के लिए एक अभिशाप के रूप में बन गई थी। जो इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट जाता था वो भी उसके लिए अभिशाप के रूप में बन गया। मैंने जब 14वां वित्त आयोग बना था 15वां वित्त आयोग बना तब मैंने वित्त आयोग रिकमेंडेशन से पहले निवेदन किया था कि इस जोजरी नदी के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार को स्पेसिफिक ग्रांट के रूप में पैसा मिलना चाहिए। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे आदरणीय NK सिंह साहब, जो जोधपुर के दामाद भी हैं, उन्होंने सहृदयता पूर्वक विचार करते हुए इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 4 साल तक उसकी परियोजना जो मैंने अपने मंत्रालय से अधिकारी भेज करके बना दी थी वो जोधपुर कलेक्टर के ऑफिस से रिकमेंड होकर के भी जयपुर नहीं पहुंच पाई, और जयपुर पहुंचने के बाद में उसको दिल्ली जाना था, वहां नहीं पहुंच पाई। 4 साल तक वो रुकी भी रही। कारण आप सब लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं, खोज सकते हैं। लेकिन आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि सरकार बनने के साथ ही, क्योंकि उस पैसे को मिलने में बहुत विलंब होता था, मैंने जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट से जोधपुर के 4 नए सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन किए। उनके चलते हुए अब जोधपुर की जल शोधन संयंत्रों की कैपेसिटी जो है आने वाले 30 साल तक के लिए आवश्यकता के अनुरूप होगी, और जोधपुर में इस पूरे पानी को हम ट्रीट कर पाएंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रीट कर पाएंगे। जोधपुर के इंडस्ट्री का जो अभी लगभग 18.50 MLD मीन्स 1 करोड़ 85 लाख लीटर जो पानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलता है, लगभग 15 लाख लीटर पानी हमारा स्टील इंडस्ट्री से निकलता है। एक तरफ एसिडिक पानी निकलता है, दूसरी तरफ क्षारीय निकलता है। उन दोनों की कैपेसिटी कम होने के कारण से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है, और वो ठीक नहीं होने के चलते हुए नदी को भी प्रदूषित कर रहे थे। उसी कैपेसिटी के संयंत्र और बने, इसका भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है ताकि एक तरफ जोधपुर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, और ये जो ट्रीटेड पानी है इस पानी को आने वाले समय में जिस तरह से अहमदाबाद में हमने एक तकनीकी MOU इजराइल के साथ में करके और ये पानी उपयोग में आ सके खेती के, इस दृष्टिकोण से काम प्रारंभ किया है। आने वाले समय में ये जोजरी का पानी जो है ये किसानों के सिंचाई के रूप लिए शुद्ध पानी के रूप में उपयोग हो सके, उसका मार्ग आज हमने प्रशस्त किया है। 172 करोड़ 172.5 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास अभी किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी 2 वर्ष में हम इसको पूरा कर पाएंगे, और 2 वर्ष में पूरा करने के बाद में जोधपुर की इस समस्या का स्थायी समाधान जो है हम हमेशा हमेशा के लिए कर पाएंगे। आप सब मित्रों ने इतनी देर तक
आने के बाद में भी इंतजार किया, उसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। अब तो पंखा चला दो यार, मेरे गले का बैंड बजा हुआ है। अभी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ। सर, अभी आपने सड़कों के बारे में बताया कितनी सड़कें सरकार पैसा दे रही है, जबकि हकीकत ये एक नगर निगम के लिए अभी पीडब्ल्यूडी की करीब 50-60 करोड़ की सिटी की सड़कों की सैंक्शन बाकी है। देखिए, ऐसा है कि जोधपुर राजस्थान के हर विधानसभा में हर विधायक की अनुशंसा पे इमीडिएटली सड़कों का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हो सके, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया है। हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए से सड़कों का मेंटेनेंस पर काम शुरू हो रहा है। अपने यहाँ जोधपुर में भी, जोधपुर शहर की तीनों विधानसभाओं के लिए बजट एलोकेशन हो गया है। काम के चालू करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी है। बहुत जल्दी जो है वो काम शुरू भी हो जाएगा, और उसमें क्योंकि काम शुरू हो गया है इसलिए उसमें किसी भी तरह का एमसीसी भी जो है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूँ पुरानी सड़कों की, इसमें करीब 80 करोड़ रुपए बकाया है। वो उसका 2-3 बार हमने जवाब दे दिया था। 40 करोड़ और 30 करोड़ 70 करोड़ रुपए की पिछली सरकार ने 2 बार पीडब्ल्यूडी को ऑर्डर दिए थे। वो सारे वर्बल ऑर्डर थे, और जब उनके एग्जीक्यूशन की बारी आई तब उन्होंने गड्ढे खोद के और आचार संहिता का बहाना बना के वो सब काम रोक दिए थे। हमारी सरकार आते ही जब हमने उसकी तहकीकात की तब मालूम पड़ा बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के वो टेंडर वो निकाल चुके थे। आज की तारीख में भी उसका जवाब देने के लिए वो जो पिछले लोग थे वो अनुरूप दिया और उसमें कुछ नहीं हुआ। देखिए, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के, अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सैंक्शन के जो है टेंडर निकालना, ये कांग्रेस की सरकार की परंपरा और परिपाटी रही है। आप सबके संज्ञान में होगा कि 2013 में जब गहलोत साहब की सरकार गई थी तब जेडीए ने जोधपुर में ऐसे हजारों करोड़ रुपए के टेंडर बिना किसी फाइनेंशियल स्वीकृति के, अवेलेबिलिटी के कर दिए थे, जिसका केस अभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा है। और अब फिर एक बार उन्होंने इसी तरह का दुष्पाप किया, बिना किसी सक्षम स्वीकृति के, बिना किसी फाइनेंसेस के इस तरह के टेंडर करना, और टेंडर करके एग्जिस्टिंग सड़कों को खोद करके छोड़ देना, और लोगों को जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए के उद्देश्य के चलते हुए लोगों के जीवन को दुश्वार बना देना। मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दुष्कृत्य नहीं है, ये पाप है जो पाप उन्होंने किया, और उनके पाप का घड़ा फूटा, भरा भी और फूटा भी, जनता ने उसकी सजा दी। सर, लोकसभा चुनाव की बात करें तो आगामी चुनाव में आपका एक एक करें। चुनाव की राजनीति के लिए बैठा हूं, जनता की। क्या विजन रहेगा सर आने वाले 5 सालों के लिए? मतलब आप लोगों ने ये तो मान ही लिया है कम से कम कि मैं 5 साल के लिए वापस आ रहा हूं। मैं आज आपको कह देता हूं, किताब में लिख लीजिएगा, चौथी बार भी बदलेगा। वो आरोप लगा रहे सर, बाहरी और शहरी करके इलेक्शन का माहौल है, क्या कहना है सर? आपको मेहरून देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा और परिपाटी है। उन्होंने इस देश को पहले क्षेत्र के आधार पर बांटा, फिर इस देश को बोली और भाषा के आधार पर बांटा, फिर इस देश को मजहब के आधार पर बांटने का पाप किया, इस देश को गरीब और अमीर के नाम पर बांटा, इस देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा। ये बांट करके राजनीति करना जिनके डीएनए में है, उनको शायद यही दिखाई देता है, और उनको मुझ पर प्रश्न खड़ा करने से पहले उनके आदरणीय राजकुमार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में एक बार संज्ञान लेकर के टिप्पणी कर देना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विजन रहेगा सर आपका आगामी दिनों में? देखिए, भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना और संकल्प लेकर के हम सब लोग आगे चल रहे हैं। एक तरफ जहां देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का हमने सफलतापूर्वक अनुष्ठान किया है और पूरा किया है, दूसरे देश का मान और सम्मान स्थापित करने के साथ साथ में देश को आर्थिक रूप से कई पायदान ऊपर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। उसी आत्मविश्वास और भरोसे के आधार पर कि देश केवल 4 जातियों का देश है। एक जाति गरीब है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी उपजाति का हो, किसी किसी मत का मतावलंबी हो, किसी पूजा पद्धति से आता हो, किसी बोली भाषा का हो, गरीब एक है, उसके जीवन में को सशक्त बनाना। दूसरी महिला, देश के हर घर परिवार की महिलाओं की एक ही जाति है। तीसरा युवा, और चौथा किसान।
इन 4 संवर्गों की ताकत को बढ़ा करके हम देश को विकसित बनाएंगे। एक तरफ देश को विकसित करने के लिए उसकी आधारशिला रखते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, और दूसरी तरफ देश को अब विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम इस 5 साल के संकल्प के साथ में देश की जनता के सामने 2014 में जब हम चुनाव में गए थे, तब जिस तरह के हालात उस समय देश में थे, देश में 2 ही तरह के समाचार अखबारों में सुर्खियों के साथ में छपते थे और टेलीविजन की मीडिया को अट्रैक्ट करते थे। वो एक तो घोटाला होता था जो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, और दूसरा देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब ये समाप्त हुई है। देश में चर्चा होती है कि गरीब का घर बन रहा है, गरीब का शौचालय बन रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को पानी मिल रहा है, गरीब को बैंक का खाता मिल रहा है, किसान को आयुष्मान, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, समय पे खाद बीज मिल रहा है, देश चांद पर जा रहा है, देश आदित्य L1 ऑर्बिट में जा रहा है, देश ओलंपिक में कमाल कर रहा है, और देश पूरे दुनिया में धमाल कर रहा है। ये खरड़ सुर्खियों का फर्क जो है अब आपको दिखाई देता होगा। हम इस परिवर्तन के संकल्प के साथ में कि हम देश को बदलकर विकसित बनाएंगे, हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं। और लोग आज भी टैंकर से पानी मंगा रहे हैं आपके जोधपुर में। 5 साल से जनशक्ति मंत्री है और आसपास जोधपुर से दूर जाने की जरूरत नहीं। अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ से 4 किलोमीटर पे भी लोग लाखों लोग ऐसे हैं जो टैंकर से पानी मंगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का जिम्मेदार अगर कोई है तो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार है। जल शक्ति मंत्री तो आप थे। मेरी पूरी बात शुरू करना, अपने को डिबेट नहीं करनी है, मुझे जवाब देना। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, और जिस दिन उन्होंने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को यह संकल्प व्यक्त किया था, उस दिन देश में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 19 करोड़ 40 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक। आजादी के 72 साल बीत चुके थे, और तब तक देश की सरकारों ने, प्रदेशों की सरकारों ने जितने जत्न किए थे, उसके बाद में भी 16% आंकड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 16% आज 75% हो गया, और 3 करोड़ 23 लाख जो है वो आज 14.5 करोड़ को पार कर चुका है। देश के 12 प्रदेशों में 100% सैचुरेशन हो गया। लेकिन क्योंकि पानी जो है हमारे संविधान, अगर आपने पढ़ा हो तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, और पानी की व्यवस्था करना, उसकी डीपीआर बनाना, उसको डीपीआर को इंप्लीमेंट करना, उसका टेंडर करना, उस डीपीआर उस पर काम करवाना, गुणवत्तापूर्वक काम कराना, उस स्कीम को ऑपरेट और मेंटेन करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार इसमें प्रत्यक्षतः जाकर के इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकती। इससे आगे बढ़ करके जब मैंने राजस्थान की सरकार को जो है देश के सबसे ज्यादा बजट का एलोकेशन किया, देश में सबसे ज्यादा पर कनेक्शन खर्चा जो है वो राजस्थान में आ रहा था। देश का एवरेज एक्सपेंडिचर 20,000 रुपए पर कनेक्शन है, राजस्थान का एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए पर कनेक्शन है। और जोधपुर और बीकानेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2 लाख रुपए पर कनेक्शन एवरेज खर्चा है। उसके बाद में भी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। उस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उनके अगेंस्ट में 27,000 करोड़ रुपए बजट दिया। जिसको खर्च करना था ना, वो 7,000 करोड़ ही खर्च कर पाया, और उसमें भी घोटालों पे घोटाले हो गए। जिम्मेदार कौन है?